Hello students and my dear friends, today is 9th of February 2023, Thursday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. आप इस वीडियो को approximately 1.25x की स्पीड से सुन सकते हैं. आज का thought of the day है We must accept the finite disappointments but never lose infinite hope. आज के मिंट पेपर की ये न्यूज़ हेडलाइंस हैं. बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 11 न्यूज़ हेडलाइंस हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस, और डिस्कशन में हम अप्रॉक्सीमेटली 14 न्यूज़ हेडलाइंस से 14 न्यूज़ आर्टिकल आज कवर करेंगे. तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है. RBI हाइक्स रेपो रेट टू 6.5% सेज कोर इन्फ्लेशन अ. सो फाइनली MPC ने वेडनेसडे की मीटिंग में जो रेपो रेट है उसको इंक्रीज़ करके 6.5% कर दिया है. और ये 2018 के अगर 2018 से अगर हम रेपो रेट को देखें तो ये सब अभी तक का सबसे हाईएस्ट रेपो रेट है इंडिया में. अगर रेपो रेट हाइक किया है RBI ने MPC में तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम रीज़न ये है कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो अभी भी RBI के अकॉर्डिंग हाई है. हालांकि जो CPI है उसमें थोड़ा सा मॉडरेशन देखने को मिला है. इसी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो इंटरेस्ट रेट हाइक की स्पीड थी उसको थोड़ा सा स्लो डाउन किया है. बट ऑप्शन जो है रेट हाइक का वो अभी भी ओपन है और रिजर्व बैंक ऑफ MPC के अकॉर्डिंग आगे आने वाले टाइम में भी हो सकता है हमें पॉलिसी रेट हाइक देखने को मिले, क्योंकि जो कोर इन्फ्लेशन है वो अभी भी हाई बनी हुई है एज पर द RBI. हालांकि जो डिसीजन हुआ है MPC में पॉलिसी रेपो रेट को इंक्रीज़ करने का, ये यूनानिमस डिसीजन नहीं है. हम सभी जानते हैं MPC में वोटिंग के थ्रू डिसीजन होता है. 6 मेंबर होते हैं. 6 में अप्रॉक्सीमेटली 4 मेंबर ने रेपो रेट हाइक के फेवर में अपना वोट किया था, जबकि आशिमा गोयल और जयंत वर्मा जो 2 अदर मेंबर्स हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट किया था. तो 4 आउट ऑफ 6 मेंबर्स ने सपोर्ट पे वोट किया था. इसी वजह से पॉलिसी रेपो रेट में हाइक का डिसीजन लिया गया. और कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई करते हुए जो RBI के गवर्नर हैं उनका ये कहना है कि जो इन्फ्लेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 4, CPI जो है वो 4 के ही आसपास रहेगी. हालांकि अगर हम देखें टॉलरेंस लिमिट 2 to 6%, उसकी टॉलरेंस लिमिट में CPI है. बट RBI का जो यहाँ पर प्राइमरी कंसर्न है दैट इज़ कोर इन्फ्लेशन. बहुत तरह की इन्फ्लेशन के कंसेप्ट होते हैं, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, CPI बेस्ड इन्फ्लेशन. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है जो कि आप देख सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. इस न्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि बेसिकली कोर इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है जहां पर हम फूड और फ्यूल के प्राइसेस को नहीं फूड और फ्यूल के प्राइस इंक्रीज को या फूड और फ्यूल को इंक्लूड नहीं करते हैं इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने में. तो CPI जो बास्केट है उसमें से फूड और फ्यूल को निकाल दिया था. इसके बाद जो इन्फ्लेशन बचती है, जिसके बाद जो कमोडिटीज़ बचती हैं उनके प्राइस चेंज को ट्रैक करते हैं. दैट पर्टिकुलर इन्फ्लेशन इज कॉल्ड एज कोर इन्फ्लेशन. अब क्वेश्चन ये उठता है कि फूड और फ्यूल के प्राइस को क्यों हटा दिया जाता है और क्यों बचे हुए रिमेनिंग जो कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइस चेंज को कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं. क्योंकि फूड और फ्यूल के प्राइस को ऐसा बोला था कि बहुत ही डायनेमिक होते हैं, बहुत ही वोलाटाइल होते हैं, बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं, चेंज होते हैं. तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होती ऑन इन्फ्लेशनरी ट्रेंड. इसीलिए इसको रिमूव करके जो कोर इन्फ्लेशन होती है वो कैलकुलेट करी जाती है और उसी के अकॉर्डिंग इस बार RBI ने पॉलिसी रेपो रेट में हाइक किया है. और ये पॉलिसी रेपो रेट हाइक मई 2022 से स्टार्ट हुआ था. हम सभी जानते हैं उसमें ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ की वजह से, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से, नॉन ऑयल कमोडिटी प्राइस इंक्रीज़ की वजह से, वोलेटाइल क्रूड प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई चल रही थी, ना इंडिया में ही केवल नहीं अदर कंट्रीज़ में भी. और उसी के बाद से जो ये पॉलिसी रेट हाइक का ट्रेंड चल रहा है ये आगे भी चलेगा, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और MPC का मानना है. क्योंकि अभी जो कोर इन्फ्लेशन है वो अभी भी RBI के लिए चैलेंज बनी हुई है. सो लेट अस सी इसका इम्पैक्ट क्या हमें इकोनॉमी में देखने को मिलता है. डेफिनेटली रेपो रेट बढ़े हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हो सकता है बोरोइंग जो है वो और लोन जो है वो और ज़्यादा कॉस्टली हो जाए. सो दिस इज़ द retail inflation rate in terms of percentage since Q2 financial year 22 to Q4 financial year 24. तो हम देख सकते हैं कि इनिशियली 2022 में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चली गई थी. इसके बाद से कंटिन्यूसली RBI ने रेपो रेट हाइक का डिसीजन लिया है और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा. अब इसके साथ एक और शॉर्ट न्यूज़ अटैच है, वो भी हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं. दास बैंक्स आर प्रूडेंट लेंड अगेंस्ट फंडामेंटल. ये न्यूज़ बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी कवर करी है, जहाँ पर MPC के बाद जो हमारे RBI के गवर्नर हैं उन्होंने कुछ अपने
ओपिनियन और अपने रीज़न दिए थे कि क्यों रेपो रेट इंक्रीज़ हो रहा है। बैंक्स की जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है उसकी हेल्थ के बारे में भी बोला था। बेसिकली अदानी ग्रुप की क्राइसिस के बाद से ये बहुत बार एक क्वेश्चन उठ रहा था बैंक्स पर कि बैंक्स का एक्सपोजर कितना है। इसको लेकर के भी आरबीआई ने और आरबीआई के गवर्नर ने अपनी क्लैरिटी दी थी। अभी के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि जो बैंक्स की फाइनेंशियल हेल्थ है वो इम्प्रूव्ड है, बेटर है। अडानी क्राइसिस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि जो बैंक्स हैं वो लेंडिंग में प्रूडेंट हैं। दे आर एक्चुअली चेकिंग द फंडामेंटल्स। वो फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को देख करके लेंडिंग कर रहे हैं, ना कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत ज़्यादा र्यूमर्स और बहुत अदर इन्फॉर्मेशन से भी वेरी करता है। तो इसी को क्लियर करते हुए जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने बोला है कि जो बैंक्स हैं वो प्रूडेंट हैं लेंडिंग में, दे आर टेकिंग द रैशनल डिसीजन। और उस रैशनलाइजेशन की प्रोसेस में बैंक्स जब कभी भी लेंडिंग कर रहे हैं तो वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के फंडामेंटल्स को देख करके लेंडिंग कर रहे हैं, ना कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, इंडोनेशिया कब ऑन पाम ऑयल स्टोक इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स। तो जैसे कि आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया कि आगे आने वाले टाइम में भी जो कोर इन्फ्लेशन है वो अभी भी स्टेबल रहेगी और उसी के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो डिसीजन लेगी। उसी के जस्ट बाद एक ये न्यूज़ भी है कि जो इंटरनेशनल पाम ऑयल प्राइसेस हैं वो वोलाटाइल हुए हैं कल के मार्केट में। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इस कमोडिटी का कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने कहा है कि वो कुछ एक्सपोर्टर्स के परमिट को फिलहाल के लिए सस्पेंड कर देगा टू कूल कुकिंग ऑयल प्राइस अहेड ऑफ नेक्स्ट मंथ रमज़ान। तो बेसिकली डोमेस्टिक सप्लाई को इंश्योर करने के लिए, क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो बेसिकली डोमेस्टिक कंजप्शन बढ़ेगा इंडोनेशिया में पाम ऑयल का, जिसकी वजह से इंडोनेशियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि प्रॉपर सप्लाई अवेलेबल रहे डोमेस्टिक मार्केट में। जो पाम ऑयल है जो कुकिंग एज अ प्राइमरी कुकिंग ऑयल यूज़ होता है उसके प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो बिकॉज ऑफ द डिमांड फ्लक्चुएशन। तो इसीलिए एक्सपोर्ट को थोड़ा सा कर्ब करने जा रही है इंडोनेशियन गवर्नमेंट और इसके लिए कुछ एक्सपोर्टर्स के परमिट को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया जाएगा। और जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आई, जो इंटरनेशनल पाम ऑयल प्राइसेस है वो फ्लक्चुएट होना शुरू हो गया। फ्लक्चुएशन मीन्स उनका प्राइस जो है वो हाई होना शुरू हो गया। एज ऑफ नाउ सिचुएशन क्या है? अभी के लिए जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग इंडोनेशिया में जो ऑयल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको 1/6 एक्सपोर्ट अलाउ है। इट मीन्स वॉट एवर दे आर सेलिंग इन देयर डोमेस्टिक मार्केट, इंडोनेशिया में जो खुद सेल कर रहे हैं उसका 1/6 पार्ट जो है वो मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट कर सकते हैं अंडर वन पॉलिसी दैट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक मार्केट ऑब्लिगेशन। इट मीन्स कि जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पाम ऑयल के, उसका 5 भाग आपको डोमेस्टिक मार्केट में सेल करना है, जो रिमेनिंग 6ठा भाग है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और चूंकि आगे आने वाले फेस्टिव सीजन में गवर्नमेंट जो है वो अच्छी खासी डिमांड एंटिसिपेट कर रही है, इसीलिए अभी से कब लगाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसके बाद, रमज़ान के बाद या फेस्टिव सीजन के बाद, ये जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको अलाउ कर दिया जाएगा कि वो अपना जो एक्सपोर्ट है वो कंटिन्यू कर सकते हैं एज पर द इंडोनेशिया सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर लुहुत। तो डेफिनेटली जैसे ही इंडोनेशिया के ये न्यूज़ आई, इंटरनेशनल मार्केट में पाम ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए और इसका इम्पैक्ट, इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें इंडिया पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट या लार्जेस्ट इम्पोर्टर है पाम ऑयल का। और इंडोनेशिया इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट ट्रेडर है इन टर्म्स ऑफ पाम ऑयल ट्रेड। तो इंडिया पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि इंडोनेशिया से इंडिया हैविली इंपोर्ट करता है पाम ऑयल को और इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो हैवी है ऑन इंडोनेशिया। तो एक्सपर्ट का ये मानना है कि अगर इंडोनेशिया इस तरह की कर्व लगाता है और ये इंडिया पर भी एप्लीकेबल होते हैं तो डेफिनेटली इंडिया में भी पाम ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होंगे और जो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करेंगे। हालांकि इसको लेकर के अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, अनसर्टनिटी बनी हुई है, लेकिन चूंकि मार्केट में र्यूमर आ गई है इसकी वजह से जो पाम ऑयल के प्राइसेस हैं अभी से बढ़ना शुरू हो चुके हैं। तो लेट अस सी कि इस पर और ज़्यादा क्लैरिटी कब आती है और कब ये एक्चुअली जो प्राइस हैं वो स्टेबलाइज होते हैं। एज ऑफ नाउ इन्फ्लेशनरी कंसर्न आर ऑन राइज बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन बाय इंडोनेशिया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 2 ऑफ मेन पेपर। इंडस्ट्रियल क्लस्टर रैंक्स टू फ्यूल कॉम्पिटिशन ऑन कार्ड।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो अभी ऑलरेडी अवेलेबल हैं और जो इंडस्ट्रियल पार्क इस्टेब्लिश होने वाले हैं उनकी रैंकिंग करी जाएगी। तो गवर्नमेंट बेसिकली क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और बहुत सारे अदर पैरामीटर को यूज़ करके इन सारे इंडस्ट्रियल जो क्लस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल पार्क हैं, उनकी रैंकिंग करेगी, उनको रैंक प्रोवाइड करेगी। और बेसिक रीज़न क्या है, अगर ये न्यूज़ है तो उसका कोई रीज़न भी होगा। इसका रीज़न गवर्नमेंट जो साइड कर रही है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, दिस विल बूस्ट अप द इन्वेस्टमेंट, this will boost or drive the competition among the industrial park. This will also raise the standard of manufacturing facilities, infrastructure, क्योंकि competition बढ़ेगा between the parks, between the cluster, तो वो अपना अपना infrastructure development करेंगे, ज़्यादा investment करेंगे, ज़्यादा अच्छी manufacturing facilities setup करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट इज ऑल्सो डिजिटली मैपिंग द इंडस्ट्रियल पार्क एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू ईज द इन्वेस्टमेंट फ्लो apart from provisioning for the single window system for all clearance। तो बेसिकली FDI इनफ्लो को इम्प्रूव करने के लिए ये सारा काम हो रहा है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम भी गवर्नमेंट ला रही है जिसमें एक ही प्लेस पर एक ही विंडो, एक ही ऑफिस के थ्रू सारे क्लियरेंसेस दिए जाएंगे इन सारे इंडस्ट्रियल पार्क में इन्वेस्टमेंट के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसके अलावा इन सारे इंडस्ट्रियल पार्क और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं उनकी डिजिटल मैपिंग भी करी जाएगी। करंटली 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जो हैं वो गवर्नमेंट डेवलप कर रही है सिंपली टू इन्हांस द इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर as well as in order to connect the metros and some large cities, जिससे कि ease of doing business improve हो, integrated form में connectivity हो, goods का movement जो है वो easy हो जाए, labor movement easy हो जाए। और ये जो 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, अमृतसर, कोलकाता, बैंगलोर, मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इसमें 11 अप्रॉक्सीमेटली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गवर्नमेंट सेटअप कर रही है। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए, ग्लोबल सप्लाई चेन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनने के लिए इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का सेटअप होना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली FDI के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल इस रैंकिंग का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल पार्क और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डेवलपमेंट का सीधा पर्पस है कि गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाह रही है विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक एमिनिटीज, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो और इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट हब के रूप में, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में ग्लोबल सप्लाई चेन में एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर बन के सामने आए। और इसीलिए ये रैंकिंग करी जा रही है जिससे कि विद इन इंडस्ट्रियल पार्क, विद इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, विद इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंपटीशन इंप्रूव हो, इन्वेस्टमेंट इंप्रूव हो, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिले। आप देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। फ्रांस टोटल पुट ग्रीन हाइड्रोजन टाई अप विद अडानी ग्रुप ऑन होल्ड। तो फ्रांस एनर्जी जियांट टोटल ई एनर्जी एसई ने जो मल्टी बिलियन डॉलर प्लान टू प्रोड्यूस द ग्रीन हाइड्रोजन विद द ज्वाइंट वेंचर ऑफ अडानी ग्रुप, उस पर्टिकुलर प्लान को फिलहाल के लिए फ्रांस टोटल ने, जो फ्रांस की कंपनी है फ्रांस टोटल ई एनर्जीज, उसने इस प्लान को होल्ड पर रख दिया। क्यों होल्ड पर रख दिया? वी ऑल नो द रीज़न। जिस तरीके से अडानी ग्रुप में क्राइसिस चल रही है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को लेकर के, जिस तरीके से एलिगेशन लग रहे हैं अडानी ग्रुप में, उस एलिगेशन के बाद फिलहाल के लिए जो ये डील थी फ्रांस एनर्जी जियांट की अडानी ग्रुप के साथ फॉर प्रोड्यूसिंग द ग्रीन हाइड्रोजन, उस पर्टिकुलर डील को होल्ड पर रख दिया गया है। और टोटल ई एनर्जी के अकॉर्डिंग जब तक की जो पेंडिंग ऑडिटिंग है अडानी ग्रुप की वो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक की दे विल वेट फॉर दिस डील टू गेट साइन। हालांकि इस फ्रेंच ऑयल और गैस कंपनी का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है अप्रॉक्सीमेटली $3.1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इन टू डिफरेंट असेट्स ऑफ अडानी, जैसे अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी। और इसी इन्वेस्टमेंट के बाद उन्होंने डील के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये डिसीजन लिया था। फिलहाल के लिए ये डील पेंडिंग है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। स्टिफ फाइन्स ऑन द वे फॉर वॉयलेशन ऑफ कंपटीशन एक्ट। हम सभी जानते हैं कंपटीशन एक्ट जो 2002 है, उसको गवर्नमेंट जो है वो चेंज कर रही है, अमेंड कर रही है और जो नया कंपटीशन एक्ट 2022 लाया जा रहा है। और इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे मेजर चेंजेस लाने जा रही है और इन चेंजेस में सबसे जो इंपॉर्टेंट चेंज अभी इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो पेनल्टीज
और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही, स्टीप इंक्रीज ला रही है पेनल्टीज़ में फॉर एनी टाइप ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। तो जो पर्सन इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है वो पेनाल्टीज़ को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ कर रही। अभी तक जो कंपटीशन एक्ट 2002 में जो भी पेनाल्टीज़ थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से कई बार वॉलेशन देखने को मिलता था। लेकिन इस बार जो एक्ट लाया जा रहा है, जो लॉ लाया जा रहा है, उसमें पेनाल्टीज़ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा रहा है जस्ट टू प्रिवेंट दीज एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस बाई कंपनी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। CBDT इशू न्यू गाइडलाइंस टू स्ट्रीमलाइन डिजिटल इकोनॉमी टैक्स। तो बेसिकली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने गाइडलाइंस और नॉर्म्स इशू कर दिए हैं। किस लिए गाइडलाइंस और नॉर्म्स इशू किए हैं? फॉर प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न फाइल्ड बाय द डिजिटल इकोनॉमी फर्म्स दैट आर लायबल फॉर इक्वलाइजेशन लेवी, जिसको हम गूगल टैक्स या डिजिटल टैक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे जितनी भी डिजिटल कंपनीज हैं, डिजिटल इकोनॉमी फर्म्स हैं जिन पर गूगल टैक्स या इक्वलाइजेशन लेवी लगता है, उन सारी कंपनीज के लिए रिटर्न फाइल करने के लिए CBDT ने जो है वो नॉर्म्स इशू कर दिए हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज गूगल टैक्स और इक्वलाइजेशन लेवी। ये क्या होता है, इसके लिए भी डिस्क्राइब सेक्शन में आप जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, व्हाट इज दिस गूगल टैक्स एंड इक्वलाइजेशन लेवी। यू कैन जस्ट वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। 10 से 12 मिनट का वीडियो है जो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दे देगा कि गूगल टैक्स और इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है। तो बेसिकली सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग और इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट स्कीम 2023 which is effective from Tuesday has been issued by Central Board of Direct Taxes। तो जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, अगर वो डिजिटल टैक्स, इक्वलाइजेशन लेवी या गूगल टैक्स पे कर रहे हैं तो रिटर्न फाइल करने के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस उनकी इशू हो गई। अभी तक इस सारे रिटर्न को लेकर के बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी बनी हुई थी, बट फाइनली ये गाइडलाइन इशू हो चुकी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। फ्लिपकार्ट गेट्स इंटरिम हाई कोर्ट रिलीफ ओवर 1,100 crore tax demand। तो Walmart backed Flipkart on Wednesday won the interim relief over the tax demand of more than 1,000 crore for assessment year 2016 to 17 and 2018 to 19। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर दी है और प्रोटेक्शन ग्रांट कर दिया है टू दिस ऑनलाइन रिटेलर फ्रॉम द कोवर्सिव मेजर्स अंटिल द नेक्स्ट हेयरिंग, जो कि 24 फरवरी को शेड्यूल है। तब तक के लिए कंपनी को प्रोटेक्शन देगी, कंपनी से किसी भी तरह के कोवर्सिव मेजर अडॉप्ट करके ये रिकवरी ना करी जाए। ये बेसिकली 31 जनवरी को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अपील ने ऑर्डर दिया था कि विद इन 4 डेज कंपनी से ये पैसा वसूल कर लिया जाए। ये केस बेसिकली कुछ टाइम पहले का है, जहाँ पर फ्लिपकार्ट के जो एक्सपेंसेस थे मार्केटिंग और एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान ESOP पे जो एक्सपेंसेस थे उसको लेकर के कुछ मिस एप्रोप्रिएशन देखने को मिला था और कुछ टैक्स इवेजन प्रैक्टिसेस जो है फ्लिपकार्ट ने अडॉप्ट करी थी। इसके बाद से फ्लिपकार्ट पर ये टैक्स ऑब्लिगेशन जो था एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो पेंडिंग था और उसके लिए कमिश्नर ने ऑर्डर भी दे दिया था कि इनसे कोर्सिव मेजर्स के थ्रू ये टैक्स जो है वो वसूला जाए। फिलहाल के लिए कर्नाटका हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है फ्लिपकार्ट को। इट इज़ अ बिग रिलीफ फॉर फ्लिपकार्ट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। नो चेंज इन इंस्टांस, RBI हिंट्स एट मोर रेट हाइक। ये न्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली इसके जो की कंसेप्ट हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मिंट के न्यूज़ एनालिसिस में, मिंट वाले न्यूज़ सेक्शन में, जहाँ पर हमने डिस्कस किया कि 25 बेसिस पॉइंट से 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट RBI ने इंक्रीज किया, जैसा कि एंटिसिपेट किया जा रहा था। बिजनेस स्टैंडर्ड के जो पोल थे उसमें, पॉलिसी पोल, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि इतना ही अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज देखने को मिलेगा रेपो रेट में, और MPC ने उतना ही इंक्रीज किया और इसके बाद 6.5% हो गया है प्रिवेलिंग रेपो रेट, जो कि पिछले अपने 4 सालों का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो फिलहाल के लिए जो MPC और RBI का जो इंस्टांस है वो अभी भी विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन है, पॉलिसी टाइटनिंग की तरफ ही RBI जा रहा है। आगे आने वाले टाइम में भी ये रेट है हाइक जो है वो कंटिन्यू रहेगा, या RBI का जो ये इंस्टांस है ये कंटिन्यू रहेगा। रीजन बिहाइंड कोर इन्फ्लेशन। बस बिजनेस स्टैंड में कुछ इन्फोग्राफिक्स ज़्यादा दिए हुए थे इसलिए मैंने ये न्यूज़ यहाँ पर कवर करी। तो दिस इज द CPI प्रोजेक्टेड एट 5.3% अज्यूमिंग द नॉर्मल मानसून। तो अपकमिंग टाइम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और MPC ने 5.3% का प्रोजेक्शन किया है कि CPI जो है वो 5.3% रहने वाली है फॉर अपकमिंग टाइम। इसके अलावा अगर हम GDP प्रोजेक्शन की बात करें तो GDP को लेकर के भी, या नॉमिनल GDP को लेकर के, नॉमिनल GDP प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ही ये 5.3% CPI का प्रोजेक्शन किया है
है आरबीआई ने। तो जो नॉमिनल जीडीपी प्रोजेक्शन आरबीआई ने किया दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 11.7%, जबकि जो गवर्नमेंट का एस्टिमेट है वो 10.5% का है। तो कई एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो प्रोजेक्शन में, जीडीपी के प्रोजेक्शन में, फोरकास्ट में थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच अडॉप्ट किया है गवर्नमेंट ने। जो इस बार बजट में प्रोजेक्शन किया है जीडीपी का, उसी के अकॉर्डिंग पूरा बजट डिसाइड होता है कि कितना जीडीपी होगा। उस हिसाब से गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, कितना टैक्स कलेक्शन, नॉन टैक्स कलेक्शन होगा, कितना रेवेन्यू होगा, और उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर प्लान करती है। तो एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि आरबीआई ने जो प्रोजेक्शन किया दैट इज अप्रॉक्सीमेटली रियलिस्टिक प्रोजेक्शन, जबकि जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है जीडीपी को लेकर के फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। और अगर ये नंबर होता है जो कि आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया तो डेफिनेटली जो सारे फिगर्स हैं बजट के वो चेंज होंगे, क्योंकि रिवेन्यू कलेक्शन भी चेंज करेगा। तो फिलहाल के लिए जो आरबीआई का प्रोजेक्शन रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 11.7% नॉमिनल जीडीपी और 5.3% का सीपीआई प्रोजेक्शन आरबीआई ने किया है और एमपीसी ने किया है फॉर अपकमिंग टाइम। एंड दिस इज द quarter wise projection of CPI inflation and this is the real GDP pegged at 6.4। और RBI के अकॉर्डिंग रियल जीडीपी है वो 6.4%। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। दिस इज द क्वार्टर वाइज प्रोजेक्शन ऑफ आरबीआई, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। एंड दिस इज अ रेपो रेट कंप्लीट साइकिल जो कि 2018 से लेकर के 2023 तक का डेटा, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। और ये है इन्फ्लेशन का डेटा 2018 से 2022 का। आप देख सकते हैं किस तरीके से रेपो रेट में चेंज हुए हैं और किस तरीके से इन्फ्लेशन जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है। दिस रेड लाइन इंडिकेट्स द कोर सीपीआई, दिस रेड लाइन इंडिकेट्स द सीपीआई एंड दिस ब्लू लाइन इंडिकेट्स द कोर सीपीआई। तो फिलहाल आरबीआई के अकॉर्डिंग आगे आने वाले टाइम में जो सीपीआई है उसमें मॉडरेशन देखने को मिलेगा, बट जो कोर इन्फ्लेशन है वो अभी भी प्रॉब्लम है आरबीआई के लिए, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी टारगेट के ऊपर ही है। इसके अलावा बहुत सारी और न्यूज़ आर्टिकल्स भी दिए हुए हैं जो कि आरबीआई एमपीसी के डिसीजन से ही रिलेटेड है, जहां पर एक्सपर्ट ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। जैसा कि ये आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने बोला कंपनीज गेट बैंक लोन बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स नॉट ऑन मार्केट कैप। दास तो इंडियन बैंक्स lend money on the banking to the business houses not based on their market capitalization एम कैप और बट ऑन द डिफरेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स, जो कि मिस्टर दास ने बोला है। इसलिए बहुत ज़्यादा बैंक की हेल्थ को वरी करने की सिचुएशन नहीं है अडानी क्राइसिस की वजह से। हालांकि कहीं पर अडानी ग्रुप का नाम मेंशन नहीं किया गया, बट जो हमारे आरबीआई के गवर्नर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि जो बैंक का जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है और आगे आने वाले टाइम में भी बैंक्स जो हैं वो फंडामेंटल के बेसिस पर ही लोन दे रहे हैं, ना कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। इसी के साथ बॉन्ड मार्केट को लेकर के भी एक न्यूज़ है, नो रेट पॉज इनसाइड बॉन्ड यील्ड हार्ड। तो ट्रेडर ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड गिल्ड के जो ट्रेडर्स हैं दे वर नॉट सरप्राइज्ड बाय द 6th कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीज इन रेपो रेट, इट वाज एंटिसिपेटेड। और कोई भी ऐसा कोई सरप्राइज इकोनॉमी में नहीं है, क्योंकि सारे एक्सपर्ट्स जो हैं, ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हैं, बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स, दे वर एक्सपेक्टिंग अ चेंज, मोर स्पेसिफिकली इंक्रीज इन रेपो रेट। लेकिन जो बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट उनका कहना है कि जो एक्चुअली मार्केट की स्पीड को डैम्पन करेगा वो ये रेपो रेट इंक्रीज नहीं करेगा, दैट इज द लैक ऑफ कॉन्क्रीट साइन फ्रॉम द आरबीआई दैट इट वुड पॉज द रेपो रेट हाइक गोइंग अहेड। तो फिलहाल के लिए ये रेपो रेट हाइक तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करने वाला बॉन्ड यील्ड को, लेकिन जिस तरीके से आरबीआई ने ये सिग्नल दिया है कि आगे आने वाले टाइम में भी पॉलिसी रेट हाइक हो सकता है, और अभी भी आरबीआई ने क्लियरिटी नहीं दी इस बात को लेकर कि कब आरबीआई पॉलिसी रेट हाइक की साइकिल को बंद करेगा या कब पॉलिसी रेट हाइक जो है वो इवेंचुअली एंड होगा। इसकी वजह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिसकी वजह से बॉन्ड मार्केट जो है वो इम्पैक्ट कर सकती है। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। कंपटीशन बिल में प्रपोज लेवी पेनल्टी ऑन फर्म्स ग्लोबल टर्नओवर। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इस बार जो कंपटीशन एक्ट 2022 आ रहा है उसमें हैवी पेनल्टीज इंट्रोड्यूस करी जा रही हैं, और वो जो पेनल्टीज लगाई जाएंगी वो कंपनीज के ग्लोबल टर्नओवर के परसेंटेज के बेसिस पर लगाई जाएंगी, कि उनका जो ग्लोबल टर्नओवर है उसके परसेंटेज के बेसिस पर कंपनीज पर पेनल्टी लगाई जाएंगी। डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी द ह्यूज पेनल्टी। अभी तक अगर आप कंपटीशन एक्ट 2002 देखें तो पेनल्टीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ह्यूज पेनल्टीज़ नहीं होती थी, बहुत कम पेनल्टीज़ होती थी या इनसिग्निफिकेंट पेनल्टीज़ होती थी, जिसकी वजह से कंपनीज जो थी वो रिफ्रेम नहीं करती थी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को यूज़ करने पर। उनको लगता था कि थोड़ी सी पेनल्टी है, दे विल पे इट, बट नाउ गवर्नमेंट इज मेकिंग मोर स्टिफ और ग्लोबल टर्नओवर के बेसिस पर पेनल्टीज लगाई जाएंगी।
इसके अलावा कई और भी चेंजेस प्रपोज किए जा रहे हैं। जो मर्जर टाइमलाइन है 150 दिन के लिए उसको रिड्यूस किया जा रहा है। 30 डेज टाइम फॉर प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन ऑफ मर्जर डील्स, तो 30 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन वाइंड अप करना है। IPR is not a defense against the change of abuse of dominant position, means intellectual property rights को आप misuse नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा IPR है और इसकी वजह से आप अपनी dominant position को, जैसे कि आजकल e-commerce companies करती हैं, you cannot misuse your dominant position or in the market by the back of IPR. Effect based test for anti-competitive behavior is been rejected। इसके अलावा बहुत सारे और भी चेंजेस किए जा रहे हैं। जब ये एक्चुअली बिल पास हो जाएगा देन वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। टैक्स ऑनलाइन गेमिंग अनलाइकली टू बी टेकन अप। GST काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि इस बार जो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के प्रॉबेबली डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि पिछले 2 GST काउंसिल की मीटिंग से अगर हम देखें तो ये ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर कितना GST लगेगा इसको लेकर के बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन करी जा रही है। जो GOM थे, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे, उन्होंने अपनी दूसरी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटीज़ को लेकर के इन द मंथ ऑफ दिसंबर। हालांकि जो स्टेट पैनल है वो अभी एक यूनानिमस कंसेंसस पर नहीं आया है ओवर द वैल्यूएशन कि किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर ये GST लगाया जाए। तो इसीलिए जो GST काउंसिल है दैट इज अनलाइकली टू अप्रूव एनी शॉर्ट ऑफ डिसीजन ऑन दिस ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म। हालांकि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उस फ्रेमवर्क को लेकर के अप्रूवल इस पर्टिकुलर GST काउंसिल में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो स्टेशनरी आइटम है उन पर ड्यूटी डिवीजन वाला डिसीजन भी कंसीडर किया जा सकता है। प्रॉबेबली ऑनलाइन गेमिंग इस बार की जो GST काउंसिल मीटिंग है उसमें भी नहीं टेकअप किया जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। G20 ट्रैवलर्स कैन यूज UPI एट सेलेक्टेड इंडियन एयरपोर्ट्स। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट पुश को लेकर के UPI को इंटरनेशनलाइज करने के डायरेक्शन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड द ट्रैवलर्स टू इंडिया access to unified payment interface to make the merchant payment on selected airports or select Indian airports। तो बेसिकली UPI को और ज़्यादा एक्सटेंड करना, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को पुश करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रपोजल रखा है कि जो G20 ट्रैवलर्स हैं वो सेलेक्टेड इंडियन एयरपोर्ट्स में QR बेस्ड UPI सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो वेंडिंग मशीन है RBI पायलट QR बेस्ड जो कॉइन वेंडिंग मशीन है उसको 12 सिटीज़ में 19 लोकेशन पर भी लगा दिया गया। इसके अलावा कई सारे जो इंडियन एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर भी UPI पेमेंट के लिए जो RBI है वो अरेंजमेंट कर रही है। और इसके लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से RBI कंटिन्यूसली टॉक में है। सो NPC बाय इंटरलिंकिंग इट टू देयर नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल और नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट से लिंक करके प्रॉबेबली ये फैसिलिटी अब इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को भी प्रोवाइड करी जा सकेगी, वो भी UPI यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। इफ यू वांट लेक्चर PDF यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।